समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए कनाडा में बसी सुपरिचित और सुप्रतिष्ठित हिंदी लेखिका डॉक्टर शैलजा सक्सेना की लिखी हुई कहानी शार्त्र। ये कहानी युगांडा से आई एक लड़की की कहानी है जो कनाडा में काम ढूंढते हुए माँ के अल्जाइमर के कारण उसके जीवन को जान पाती है और फिर उसका एक अलग जीवन दर्शन बनता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज तक अनेकों साक्षात्कार मैंने लिए हैं, अनेकों कहानियाँ सुनी हैं, पर यह साक्षात्कार बिल्कुल भिन्न था। इसके बाद जीवन के प्राप्य को मैंने कुछ दूसरी ही दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वो आवश्यक कागज़ों को भरकर फाइल संभाले थोड़ी उद्विग्नता से कुर्सी में सधी बैठी थी। मैंने पहली बार उसे इसी अवस्था में देखा था। काले चमड़े से मढ़ा शरीर, चमकती सफ़ेद आँखें और चमकते सफ़ेद दांत, थोड़ा भारी शरीर, काले बालों के बीच हाईलाइट की हुई लाल लटें। मुझे किसी ने बताया था कि अफ्रीकी महिलाएं प्रायः विग पहनती हैं क्योंकि उनके बालों का प्रकार उन्हें आधुनिक केश सज्जा नहीं करने देता। उसके बालों को देखकर मैं क्षण भर को सोच में पड़ी थी कि क्या ये भी विग है। अगर सुंदरता में शरीर के गोरे होने की शर्त न हो तो उसे सुंदर कहा जा सकता था। मैं उसे हेलो कहकर मौसम का हाल पूछती साक्षात्कार के कमरे में ले आई थी। नाम पूछने पर उसने बताया शार्त्र लूले। इसका अर्थ क्या होता है? पूछने पर वो बोली प्रसन्नता, खुशी। क्या तुम खुश हो? मैंने हंसकर मजाक के स्वर में कहा। आपको मुझे देखकर क्या लगता है, आप बताएं? उसने भी हंसकर कहा। बात आगे बढ़ाते हुए मैंने उससे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहा था। उसकी आंखें क्षण भर को अतीत के किसी पृष्ठ पर ठहरी, फिर स्थिर होकर वो बोली, ये मेरा पहला इंटरव्यू है, पर मैं इस नौकरी के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी करने में समर्थ हूँ। इससे पहले कहीं काम किया है? अगर बीमार माँ की दिन रात की देखभाल को आप काम माने तो काम किया है। तो ये निजी सहायक मतलब पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कब किया? वो इसी पद की नौकरी के लिए हमारी हेल्थ केयर कंपनी में आई थी। माँ की देखभाल ठीक से कर सकूं, इसीलिए ये कोर्स किया था। अभी कुछ दिन हुए उनका देहांत हो गया तो सोचा कि क्यों ना किसी और के काम ही आऊं। स्कूल में आपके दफ्तर का नाम बताया गया था, सो आवेदन भरा और अब आपके सामने बैठी हूँ। ये बताते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम्हारी माँ के लिए मुझे अफसोस है, मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। उसकी सफ़ेद आंखों में मेरी काली दुनियादारी जरूर छुपी होगी, तभी वो रुक कर बोली थी। मेरी माँ अफसोस करने वाली वस्तु नहीं थी, वो गर्व करने योग्य महिला थी। मुझे अपनी कहनी पर कुछ संकोच हुआ। बात संभालने के लिए मैंने पूछा, उन्हें क्या रोग हुआ था? पुरानी बातें याद करने का और वर्तमान को भूलने का रोग हो गया था, उसे वही जिसे अल्जाइमर कहते हैं आप लोग। तुमने तो नर्सिंग कोर्स किया है अपने देश में? बात बदलते हुए और उसके रिज्यूमे को देखते हुए मैंने पूछा। उसकी आंखों में कई छायाएं आईं और गईं। आदमी ज़मीन बदल सकता है, पहनावा बदल सकता है, संबंध बदल सकता है, पर मन का रहस्य खोलने वाली अपनी आंखें नहीं बदल पाता। मन में छुपी बातें नहीं बदल पाता। ये बातें मन में चुभे कांटों की तरह होती हैं, जिन पर चलते उसकी भावनाओं के पैर लहूलुहान होते हैं और खून के धब्बे कभी कभी उसकी आंखों से झांक जाते हैं। उसकी आंखों की काली छायाओं के बिल्कुल विपरीत धूप का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर की पतझड़ी हवा से बचकर उसकी कुर्सी के पास आकर बिछ गया था। कभी कभी किसी की वेदना उसके समूचे व्यक्तित्व में घनीभूत हो बिना देखे, बिना शब्दों के सहृदय के मन को अपनी ओर खींचती है। शार्त्र के चेहरे पर वेदना और संघर्ष की बहुत सी लकीरें खिंची हुई थीं और मेरा मन उन लकीरों में विदेशी भाषा में लिखी उसकी कहानी को जानने को उत्सुक हो रहा था। हाँ किया था, माँ के कहने पर ही। नर्स के ऊंचे सोपान के बाद पर्सनल सपोर्ट वर्कर बनकर कैसा लगता है? क्या फिर से नर्स बनना चाहोगी? मैंने उसे कुरेदा। कुछ नहीं लगता मुझे, सोपान ऊंचा हो या नीचा, आदमी को केवल खड़े रहने की जगह चाहिए ताकि वो दुनिया के धक्कों से गिर ना पड़े। आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में यही कहना चाहती हूँ कि मैं नर्स नहीं बनना चाहती। ऐसा क्यों?
तुम्हारी कुछ अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजनाएं, उद्देश्य भी तो होंगे। मेरे उद्देश्य? ठंडी सांस लेकर वो बोली। मैं बिना शर्तों के मनुष्य की तरह स्वतंत्र जी सकूं, बस यही मेरी योजना है और यही मेरा उद्देश्य है। मैंने ऐसे उत्तर की आशा नहीं की थी। नौकरी के साक्षात्कार में इस तरह का भावपूर्ण उत्तर कोई देगा, ऐसी अपेक्षा किसी से कहाँ की जाती है। पर देखें तो बात सच है। जीने की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि मनुष्य मनुष्य की तरह स्वतंत्रता से इज्जत के साथ जी सके। हम पचासों तरह के सपने देखते हैं। अपने विकास के नाम पर इन सपनों के पीछे भागते कोल्हू के बैल बन जाते हैं। स्वार्थों में अंधे होकर न जाने कितने अनुचित कार्य करते हुए अपने को गिराते हैं। अपने किए को उचित सिद्ध करने के लिए व्यावसायिकता की परिभाषाएं गढ़ते हैं, बाजारी नीतियां गढ़ते हैं। फिर किसी दिन ये गढ़न टूटती है। अतृप्ति की थकावट से चूर आत्मा पूछती है, क्या तुम मनुष्य हो? मनुष्य की तरह कभी जिए क्या? और हम कहते हैं, सफल मनुष्य बनने के लिए ये सब करना जरूरी था। कहीं से कोई ठठा कर हंस पड़ता है। हम सभी तो अगले सोपान पर चढ़ने के लिए भाग रहे हैं। समाज के सारे चक्रव्यूह को तोड़कर ये आबनूसी औरत कहती है कि मैं केवल मनुष्य की तरह जीना चाहती हूँ। ये औरत जो नर्स थी, अब नर्स नहीं होना चाहती। लोगों के मल मूत्र साफ कर, उनकी बीमार देहों को नहला धुलाकर, उनके जूठे बर्तन मांजकर, उनके दवाई की बदबू से लिपटे घाव के पसों से सने गंदे कपड़े धोकर, उनके चिड़चिड़ेपन से भरी झिड़कियां सुनकर शेष जीवन बिता देना चाहती है। आखिर क्यों? कोई इस चक्रव्यूह से ऐसी आसानी से निकलकर अपने को संत कैसे घोषित कर सकता है? मेरी बुद्धि भाव सब अहंकार से दपदपा उठे। गंभीर स्वर में बोली, वो सब तो ठीक है, पर तुमने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा? क्या तुम कुछ बनना नहीं चाहती, कुछ होना नहीं चाहती? मेरे अधिकारी पने का उस पर उल्टा असर हुआ। वो लज्जित होने के बजाय अपने नकली बालों को झटका देकर सीधी बैठ गई। नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहती, कुछ होना नहीं चाहती। पर्सनल सपोर्ट वर्कर बनना चाहती थी, बन गई। क्या आपकी कंपनी में ये काफ़ी नहीं है? मेरा स्कूल का अनुभव और मेरा अपनी माँ के साथ का अनुभव मुझे इस कार्य में सफल बनाएगा। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे अनुभव पर संदेह नहीं कर रही, पर यह तो स्वाभाविक ही है कि आदमी आगे बढ़े। वो शायद कुछ तीखा कहने जा रही थी, पर अपनी आवेदनकर्ता की स्थिति की याद कर वो संभल गई। बोली, पिछले 6 माह से आगे बढ़ी हुई जिंदगी को बार बार पीछे पलटते देखा है मैंने। जीवन में सब कुछ होकर भी ना कुछ तक आते देखा है, इसलिए अब कुछ होने करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। इसे आप शमशानिया वैराग्य कहना चाहें तो कह सकती हैं, पर माँ के जीवन ने साहस के महत्व को बताया तो माँ की मृत्यु ने वर्तमान के महत्व को। इसी से बहुत आगे देखने की इच्छा नहीं होती। वो पल भर रुकी सांस लेने के लिए, फिर कहने लगी, और सब सोचा हुआ पूरा भी कहाँ होता है। मेरी माँ भी बहुत कुछ सोचती थी। मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, अपने देश में ही रहना चाहती थी और वहीं मरना चाहती थी, पर कहाँ पूरा हुआ उसका सोचा हुआ। युगांडा और तंजानिया के युद्ध ने हमें अपने गांव मसक्का से निकाल दिया। लूले नाम ने हमें कहाँ कहाँ नहीं भटकाया। मेरी आंखों के सवाल को पढ़ते हुए उसने स्पष्ट किया, परिवार के एक सदस्य तत्कालीन शासक ईदी अमीन से लड़ने वाली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट में सक्रिय थे, अतः उन्हें पकड़ न पाने पर उनके घर वालों को पकड़कर उन पर अत्याचार करने की कहानियाँ मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य से आप सुन सकती हैं। माँ भी राजनीतिक कार्यवाहियों में सक्रिय थीं, ये मैं अभी जान पाई। मुझे कंपाला अर्थात वहाँ की राजधानी पढ़ने के लिए भेज दिया था, सो मैं सब कैसे जानती। भागने के दिनों में थोड़ा सा बताया था बस। वो जैसे अपने से बात कर रही थी। सारा जीवन मैं उसे गांव की सीधी और सरल औरत समझती रही। सोचती थी उसके दिमाग में मेरी चिंता के अलावा कुछ और है ही नहीं। मेरी सुरक्षा के लिए ही वो परेशान है, पर उसके दिमाग में देश को ईदी अमीन से छुड़ाने और सुरक्षित करने की योजनाएं पला करती थीं। हम सारे जीवन इस भ्रम में ही रहते हैं कि हम कम से कम अपने बिल्कुल अपनों को तो जानते हैं, पर सब भ्रम ही है। उसकी नज़रें मुझे जीवन का रहस्य बताते हुए मुझ पर गड़ गईं। गहरी सांस लेकर वो कथा निपटाने की मुद्रा में बोली,
बात में तो मुझे पहचानती भी नहीं थी, ना कभी आवाज़ देती थी, बस अनजाने नाम से पुकारती थी, अनजानी बातें करती रहती। सारे जीवन मेरे साथ रहकर भी वो मेरे साथ नहीं थी। भला हो उसके रोग का जो मैं उसको कुछ जान पाई, वरना कहाँ जान पाती। कहते कहते वो अपनी नम आंखों को झुठलाती हुई सी हंस पड़ी। मैं उसकी कहानी से सम्मोहित सी बैठी थी, तुरंत कुछ कह नहीं पाई। वो उठते हुए बोली, नौकरी तो आप मुझे देंगी नहीं, आपका इतना समय नष्ट किया, माफ़ कीजिएगा। पर नौकरी देने का फैसला तो मेरा है, तुमने कैसे ले लिया? और रही बात समय की, तो अपने यहाँ के कर्मचारियों से अच्छे संबंध बनाना और उन्हें जानना हर अच्छी कंपनी का काम है। मैं तुम्हें आवश्यक कार्यवाही करके सूचित करूँगी, परंतु आसार अच्छे ही हैं, तुम में योग्यता और क्षमता दोनों ही हैं। कहती हुई मैं भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। दरवाजे तक उसे छोड़कर मैं पलटने ही वाली थी कि कुछ याद आने से ठिठक कर रुक गई। मुझे रुकता देखकर शार्त्र भी रुक गई। उसकी आंखों में प्रश्न था। तुम्हारे सबसे पहले प्रश्न का उत्तर तो भूले ही जा रही थी। तुम सचमुच शार्त्र यानी खुश लगती हो। तुमने जीवन के प्राप्य को आदर देना जो सीख लिया है। कहकर मुस्कुराती हुई मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी शार्त्र। बहुत सहजता और सरलता से उन्होंने कहानी में जीवन का अर्थ अर्थात खुश रहने का तरीका समझा दिया। लेखिका को बहुत बहुत बधाई। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।